हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका उत्कर्ष सिंह लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी रहने वाली है कोरोना वायरस के बारे में, जो कि आपको पता है एक बहुत पैंडेमिक डिजीज चल रही है अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के बारे में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ से कैसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अभी जीके के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो करंट में जो चल रहा है इस पर रिसर्च चल रही है, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन और इसके बारे में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक जो पोर्शन है वैसे इसको कम्युनिटी का ही पोर्शन माना जाएगा, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज बन चुकी है एंड पैंडेमिक डिजीज है ये, जो कि हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास अपनी रहने वाली है इसी पे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड इस क्लास के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। व्हाट्सअप आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे जाके फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम कोरोना वायरस के बारे में। सो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, डिस्कस करते हैं आज की क्लास के बारे में। कोरोना वायरस मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इनको पहले ही मेंशन कर दिया है। और इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, जैसे सिस्टमिक तरीके से कि कैसे कि इसमें टेस्ट होते हैं, कैसे इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, कि इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है इस वायरस की, क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्वारंटाइन पीरियड क्या होता है, इसके अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। एंड वो सब क्वेश्चन आपको उस PDF में मिलेंगे एंड आई एम श्योर आपको वो सब क्वेश्चन सही हो पाएंगे। सो डिस्कस करते हैं आज की क्लासेस में कोरोना वायरस, इसके बारे में क्या कुछ डिटेल्स है देखते हैं। सो कोरोना वायरस वाज सिमिलर टू सार्स कोरोना वायरस। सार्स कोरोना मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस वर्ड का मीनिंग है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब कि जो ये किससे रिलेटेड है ये वायरस, एक सार्स वायरस है, सारे सार्स से बिलोंग करते हैं। जो कौन सा वायरस है रिलेटेड टू कोरोना वायरस, और मतलब किसको इफेक्ट करेंगे ये, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। कौन सा सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये वायरस अफेक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि वोकल कॉर्ड या फिर लैरिंग्स से ऊपर वाली जो आपका सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है गाइस। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस, कोरोना विरिडियो वायरस ये है जो इस फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये कोरोना वायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है गाइस। क्लियर है, यहाँ तक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, सार्स से रिलेटेड है। मतलब ये ओरिजिन कहाँ से है इसका, सार्स कोरोना वायरस, फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस। अब ऐसा क्या मतलब कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है WHO ने इसको सबसे पहले इसको नाम दिया था नोवल कोरोना वायरस के नाम से इस वायरस को जाना जाता था, ठीक है, चाइना में। लेकिन जब इसके बारे में जैसे जैसे रिसर्च हुई तो इस वायरस को एक नाम दिया गया था, इसको 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 नाम दिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी, जो कि हुबई प्रोविंस में है। कहाँ है ये, चाइना में है। क्वेश्चन मिलेगा आपको तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट केस आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी, हुबई प्रोविंस के अंदर इसका फर्स्ट केस देखा गया था। फिर नेक्स्ट आता है अपना, इन 2019 कोविड या फिर कोरोना वायरस इज कॉल्ड नोवल कोरोना वायरस। ये भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, नोवल कोरोना वायरस के इसको नाम से जाना जाता था, ठीक है गाइस। सो फिर 11 मार्च 2020 को इस वायरस को डिक्लेयर किया था WHO ने, पैंडेमिक डिजीज के नाम से इसको डिक्लेयर किया था, ठीक है। ध्यान रखना, पैंडेमिक का 3 वर्ड होते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पैंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जब कोई डिजीज किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होती है उसे हम कहते हैं एंडेमिक। एंड एपिडेमिक का मतलब होता है जब कोई डिजीज स्प्रेड होती है वन एरिया टू अनदर एरिया, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। एंड पैंडेमिक का मतलब होता है जब कोई डिजीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। एंड सबको इस चीज़ का मतलब पता चल चुका है, पैंडेमिक मतलब कि कोरोना वायरस है कौन सी डिजीज बन चुकी है, पैंडेमिक डिजीज बन चुकी है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक ऑप्शन में देके रख सकता आपको, पैंडेमिक ये कौन सी डिजीज है, ये एक पैंडेमिक डिजीज है, ठीक है गाइस। क्लियर, यहाँ तक कब इसको डिक्लेयर किया था, ये जीके का क्वेश्चन बनता है यहाँ से 11 मार्च 2020 को। ध्यान रखना है, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज सीन इन, इंपॉर्टेंट, आउटसाइड ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना के अंदर तो कब देखा गया था ये
वुहान सिटी में देखा गया था। लेकिन फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन आउटसाइड ऑफ चाइना कहाँ पे देखा गया था? थाईलैंड के अंदर। कौन सी डेट को? 13 जनवरी 2020 को। 13 जनवरी 2020 को ये वायरस बाहर भी देखा गया था, मतलब कि दूसरी कंट्री में देखा गया था। कौन सी थी वो? थाईलैंड कंट्री थी। फिर फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया। फिर इंडिया की बात आ जाती है, इंडिया में कब देखा गया था? वो देखा गया था 30 जनवरी 2020 को। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन सा स्टेट था? केरला स्टेट था। सो क्वेश्चन बन सकता है इंडिया में कौन से स्टेट में देखा गया था? केरला स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट था। कब देखा गया था? 30 जनवरी 2020 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड केस देखा गया था केरला के अंदर ही देखा गया था। डिस्ट्रिक्ट था अल्पुजुआ। अल्पुजा के अंदर ये देखा गया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? अल्पुजा में। थर्ड केस इसका देखा गया था कसारगोड के अंदर। ठीक है गाइस, ये तीनों केस केरला के अंदर सबसे पहले इंडिया में देखे गए थे। फिर उसके बाद ये दूसरे स्टेट में इसने एंट्री की थी। सो फिर आता है फर्स्ट डेथ इन इंडिया। फर्स्ट डेथ इन इंडिया कहाँ हुई थी? कर्नाटका के अंदर। ठीक है गाइस, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या पता फर्स्ट लॉकडाउन कहाँ हुआ था? राजस्थान के अंदर। एंड जनता कर्फ्यू कब हुआ था? 22 मार्च 2020 को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंशन कर लीजिएगा। जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च को, क्योंकि वो एक वॉलेंटियर था इसलिए उसको नाम दिया था जनता कर्फ्यू का। ठीक है गाइस, सो कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर भी क्वेश्चन बन सकता है, जीके का क्वेश्चन है, जो कि है 1075। ये किसका नंबर है? कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर है। इसके यहाँ पे हम कॉल करके इसको सूचना दे सकते हैं कि यहाँ पे ये पेशेंट मिला है, या आपकी जो भी प्रॉब्लम आप इसके ऊपर बता सकते हैं। ट्रैकिंग ऐप भी बनाया गया था, जो कि उस ऐप का नाम था आरोग्य सेतु ऐप। इसका इमेज आप डाल के देखना, क्या पता इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए डेली एम्स के अंदर। आरोग्य सेतु ऐप कौन सा ऐप है? ट्रैकिंग ऐप है। किसको ट्रैक करने का? जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट है उनको ट्रैक करने का, कि वो किस किस से मिल रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है। लॉन्च ऑन कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल 2020 को। 2 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च हुआ था गाइस। ओके, फिर बात आती है कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होता है इसका। ये सब क्वेश्चन है, इनके बारे में डिटेल्स अभी पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले रख रखे हैं। कंफर्मेटिव टेस्ट होता है इसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है इसके लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन, या फिर ऑप्शन में देकर रख सकता है सिंगल पॉलीमर चेन रिएक्शन। PCR टेस्ट कंफर्मेटिव टेस्ट है ये एक। और ये जो अर्ली डिटेक्शन, मतलब किसको कैसे अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है? एलाइजा टेस्ट के लिए। कोई भी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलाइजा टेस्ट किया जाता है। सो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के अंदर पॉसिबिलिटीज रहती है ऐसे क्वेश्चन बनने की। अब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में सेपरेटली, कि हम जो अब डिजीज कैसे, इसको डिजीज पोर्शन में किस तरीके से सिस्टमिक वाइज तरीके से स्टडी करते हैं। वायरस की स्ट्रक्चर क्या रहती है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, जो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना। बहुत नॉलेजेबल वीडियो है एंड इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके इन फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं गाइस। सो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि स्पेस को सिस्टमिक तरीके से स्टडी करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि ये सार्स वायरस है, सार्स कोरोना वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके गाइस, फिर इसके बारे में हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसकी वजह से कोरोना नाम दिया गया है। तो इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो सरफेस होती है इस वायरस की, उस सरफेस के ऊपर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। और कैसे? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। सो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के बारे के अंदर इसकी। ठीक है गाइस, कोरोना वायरस स्ट्रक्चर। इसके सरफेस के ऊपर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। क्राउन का मतलब होता है ताज। ठीक है, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। जब ताज का मतलब होता है, आपने मुकुट देखे होंगे, उन्हें कहते हैं क्राउन। तो उनके ऊपर कुछ ऐसे देखना आप, इस तरीके से वो ऐसे मुकुट होते हैं। क्राउन, उनको क्राउन कहते हैं, ताज बोलते हैं उन्हें। तो वायरस भी आप देखते होंगे कि मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे, मतलब जहाँ देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलती है हमारे को। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो जो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अब क्राउन का मतलब लेटिन, ये क्राउन क्या है? एक लेटिन वर्ड है। ठीक है गाइस, कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कोरोना।
ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। ये कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, कोरोना। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है कोरोना वायरस। और सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कौन से टाइप की डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है। ये एक वायरल डिजीज है और इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जो कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पे नोट करना, टाइप 1 ग्लाइकोप्रोटीन, टाइप 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। कौन से टाइप की प्रोटीन पाई जाती है इस पे, टाइप 1 ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ओके गाइस, इनका ओरिजिन जो होता है इस वायरस की, जो ओरिजिन है वो इसके ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएगा आपके। फिर आता है इसका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि ओरिजिन क्या है यहाँ पे, इससे पहले भी ये वायरस देखा गया था किस नाम से, सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट। ठीक है गाइस, और जो अब करंट भी जो वायरस चल रहा है वो कौन सा है, सार्स कोरोना वायरस सेकेंड। और एक और था वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि ये भी देखा गया था। ओके तो इसका ओरिजिन मतलब कि ये वायरस तो करंट में चल रहा है, ये इसकी मतलब ये पहले भी ये वायरस देखे गए थे। ये जो वायरस है 2003 के अंदर देखा गया था, ये 2012 के अंदर देखा गया था। फिर इसके बाद में जो ये वायरस है इसको नाम दिए सार्स कोरोना वायरस 2। मतलब कि जो वहाँ पे सिटी में फिर इसको क्या नाम से बोला गया, इसको नोवल कोरोना वायरस के नाम से बोला गया। ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर आपको देखे रखे सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट, MERS कोविड, ये तो दोनों A एंड B टिक करना आप एग्जाम के अंदर। मतलब अभी तक तो बच्चों को यही पता है सार्स कोविड फर्स्ट है, ये आपको इतना ही देखे रखिएगा सार्स कोविड। ठीक है, सो दोनों होते हैं और A एंड B दोनों आप राइट करना अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी तो डिस्कस करने से पहले सम इसके बारे में जनरली डिस्कस करते हैं कि ये जो कौन कौन से जैसे सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करते हैं इसको बारे में। तो सबसे पहले कौन सी डिजीज है, एक वायरल डिजीज है। सो ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है गाइस, ओके गाइस, ये वायरल डिजीज है। उन जो कौन सा वायरस है, वायरस का नाम क्या है, कोरोना वायरस। डिजीज का नाम क्या है, कोविड-19। और वायरस कौन सा है, कोरोना वायरस। कौन सा टाइप का वायरस है ये, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, ये ध्यान रखना। ठीक है गाइस, कौन सा वायरस है ये, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है ये। एंड कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था फैमिली। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कोरोना विरिडे। ठीक है गाइस, कोरोना वायरिडे ये इसकी फैमिली है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के अंदर। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट आता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ये क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है ये, मतलब कि कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कोई डिजीज किस रूट से हमारे बॉडी में एंटर कर रही है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट रूट एंड डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। आपने एक नाम सुना होगा एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है, जो कि जॉन्स ने दिया था। उसके अंदर हम 3 टर्म्स पढ़ते हैं, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। ठीक है गाइस, ये 3 चीजें पढ़ते हैं, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। मतलब कि एजेंट एंड होस्ट के बीच में अगर कोई कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब कि इनके बीच के अंदर कोई मीडिएटर नहीं होगा, तो ये कौन सा कहलाएगा, डायरेक्ट मोड। मतलब कि जो होस्ट है वो एजेंट को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। मान लो मतलब आपको कोई मॉस्किटो डायरेक्ट आके बाइट कर रहा है तो आपके बीच में क्या मीडिएटर रहा, कोई मीडिएटर नहीं है। ठीक है ना गाइस। एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, मतलब किसी के खांसने सीखने से, तो कोई मीडिएटर है क्या वहाँ पे, कोई मीडिएटर नहीं है। तो ये कौन सा है, एजेंट एंड होस्ट के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट मोड। एंड इनडायरेक्ट मोड मतलब कि बीच के अंदर जैसे मान लो कोई डिजीज का नाम सुनोगा वेक्टर बोर्न डिजीज, है ना,
एयरबोर्न डिजीज मतलब कि खाने पीने से, अब क्या हुआ, खाने और पीने से मतलब कि खाने के बीच क्या हुआ आपका वो मीडिएटर है, उसकी पानी पीने से मतलब लोगों को डिजीज हो रही है, तो वो क्या है, मीडिएटर्स है। तो ऐसे डिजीज की वजह से क्या होता है, वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड की जो इसके अंदर लेस देन 6 फीट डिस्टेंस होती है, मतलब कि अगर आपकी डिस्टेंस इतनी से कम है तभी आपको इस रूट से इन्फेक्शन होगा। अगर आप इससे ज़्यादा दूरी बना के रखोगे तो वो इन्फेक्शन आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब इसको यहाँ पे समझना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो कौन सा रूट है ये डायरेक्ट मोड से इफेक्ट करता है अपने को, डायरेक्ट रूट से स्प्रेड होता है। ठीक है गाइस, कौन सा रूट है, रूट कौन सा इसमें, रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट से इफेक्ट करता है। फिर थर्ड आता है इसके अंदर जो इन्फेक्शन हुआ, कौन से टाइप के इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब किसी के कफिंग एंड स्नीजिंग करने की वजह से आपको अगर इन्फेक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए कफिंग एंड स्नीजिंग। अब आपको पता ही है फिर गवर्नमेंट क्यों मास्क अलाउ कर रही है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने के ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको मास्क प्रोवाइड करवा रही है, पब्लिक को अवेयर कर रही है कि आप मास्क का यूज़ कीजिए। ये कौन क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कौन सा इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। मोड कौन सा है, डायरेक्ट मोड है। कौन सा रूट है, रेस्पिरेटरी रूट है, ध्यान रखना अच्छे से। ओके गाइस, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब सबसे पहली बात तो यह है इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके एंटर होने से लेकर और साइन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, उस बीच के ड्यूरेशन को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, क्लियर है यहाँ तक, फिर से सुनना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, ओके गाइस, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कहाँ तक, टिल अपीयर फर्स्ट साइन सिम्टम्स। ये क्या कहलाता है, आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब कितने दिन का होता है, 2 से 14 दिन का होता है ये। ठीक है गाइस, एग्जैक्ट वैल्यू है, ध्यान रखना। 2 से 14 दिन का क्या होता है, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या हो सकती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये डिजीज कैसे आपके सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। अब वर्बली बोलूँगा मैं, पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि ये वायरस क्या होता है, आपके कुछ दिन तक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रहता है, फिर बाद में जैसे जैसे कंडीशन सीवियर होती जाती है, ये हमारे एल्वोलाई के अंदर जाके वहाँ पे लॉज होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन करवाता है। अब हमें पता है एल्वोलाइन ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। एल्वोलाइन ब्लड वेसल्स के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जब वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो क्या करते हैं, जो हमारे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं वो वहाँ पे सीक्रेट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से वहाँ की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। जब परमेबिलिटी बढ़ती है तो वहाँ से फ्लूइड लीकेज होना शुरू हो जाता है। फ्लूइड लीकेज होता है तो आपके एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड भर गया, जहाँ पे एयर रहनी थी वहाँ क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। तो गैसेस का एक्सचेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब नो गैस एक्सचेंज वहाँ पे। तो एक बात बताऊँ मुझे, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, एंड हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन क्या है, सबसे बड़ी बात तो ऑक्सीजन है। तो सिस्टमिक फाइंडिंग देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ पे कंडीशन देखने को मिल जाएगी आपको, न्यूमोनिया, ARDS वगैरह की जैसी कंडीशन मिलने लग जाएंगी, जो कि एक सीवियर कंडीशन है। अभी साइन सिम्टम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी आप इतना ही ध्यान रखिए कि आपके एल्वोलाई को लास्ट में जाके इफेक्ट करता है, जो कि वहाँ से गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको फाइंडिंग देखने को मिलती है। एंड अर्ली सिम्टम्स क्या है, जब आपका ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो तो वहाँ पर अर्ली सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं साइन असेसमेंट के अंदर। सबसे पहला आता है आपका क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है गाइस, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो अर्ली कंडीशन के अंदर इसके क्लिनिकल फीचर्स है आपके फीवर, सबसे पहला तो अब ये ध्यान से देखना, ठीक है, कफ, ठीक है,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, कफ, फीवर आएगा, ठीक है, कफ आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब कि डिस्निया, ठीक है गाइस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब डिस्निया, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगा ही क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है वहाँ, तो पेन तो होता ही है, इन्फ्लामेशन के साइन मोस्ट कॉमन है ना, तो चेस्ट पेन होगा, और क्या होगा, हेडेक भी देखने को मिलेगा। सो ये नोट करना ही इंपॉर्टेंट है, ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्निया, चेस्ट पेन एंड हेडेक, ये अर्ली देखने को मिलते हैं हमारे को, ठीक है गाइस। फिर बाद में जब कंडीशन सीवियर हो जाती है, तो सीवियर होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे आपको न्यूमोनिया देखने को मिलेगा। न्यूमोनिया मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, न्यूमोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। और क्या हो सकता है वहाँ पे, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एंड देन लास्ट में सेप्टिक शॉक। ओके गाइस, सेप्टिक शॉक, और इनकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ। सो अच्छे से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर मतलब कि डेथ तो किन की वजह से होगी, सीवियर न्यूमोनिया, ARDS एंड सेप्टिक शॉक की वजह से पर्सन कहा जाएगा, डेथ के अंदर चला जाएगा। सो हमने सिम्टम्स के अंदर देख लिया है गाइस। सो फिर इसके बाद आता है कि हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। साइन सिम्टम्स कर लिया तो इसको डायग्नोसिस टेस्ट कैसे करेंगे, अब इंपॉर्टेंट बात है, नोट करना है इनको। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्सन में डिजीज है कि नहीं है। ये लीजिए डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के दो तरीके से कर सकते हैं। इसके फर्स्ट आता है वायरल टेस्ट, सेकंड आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना। वायरल टेस्ट ये एक कंफर्मेटिव टेस्ट है। इसके अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, RT-PCR टेस्ट करते हैं। RT-PCR टेस्ट करते हैं, या फिर एग्जाम में दे सकता है PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन। ओके गाइस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम कंफर्मेटिव टेस्ट है, एग्जाम में पूछ ले कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है इसका, RT-PCR टेस्ट है। अब इसके लिए सैम्पलिंग कैसे करते हैं, हाँ एक बात हो रही है, ये वायरल टेस्ट ये करंट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब कि मान लो अभी आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपकी अगर किसी ने टेस्ट की, आपकी जांच की, तो ये टेस्ट है बता देगा कि इस पर्सन को ये वायरस है इसकी बॉडी में नहीं है। सो ये कौन से इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं, करंट इन्फेक्शन की कंडीशन में किया जाता है। करंट इन्फेक्शन की कंडीशन में ये किया जाता है। सो सैम्पलिंग कैसे करती है इसकी, सैम्पलिंग के लिए ध्यान रखना, हम यहाँ पे नेजो फेरिंजियल स्वैब का यूज करते हैं। नेजो फेरिंजियल स्वैब का यूज करते हैं। पूछेगा क्वेश्चन में आपसे कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, नेजो फेरिंजियल स्वैब कर लेते हैं यहाँ से, और क्या ले सकते हैं, स्पुटम भी ले सकते हैं यहाँ से हम। ठीक है गाइस, स्पुटम भी ले सकते हैं, नेजोफेरिंजियल स्वैब भी ले सकते हैं, एंड यहाँ पे बाकी उसमें देखेंगे। ठीक है गाइस, तो दो तरीके से हम यहाँ पे सैम्पलिंग कर सकते हैं। जबकि करंट में कौन सा यूज हो रहा है, नेजोफेरिंजियल स्वैब। आपने देखा होगा, जो अपनी इमेज देखना, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, नोज से ट्यूब्स को डाला जाता है जो कि वहाँ पे जाके सैंपल कलेक्ट कर लेती है। तो करंट में कौन सा यूज हो रहा है, अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको टिक करना, नेजोफेरिंजियल स्वैब। ओके गाइस, क्लियर। यहाँ तक इस टेस्ट को इस तरीके से किया जाता है, मतलब कि करंट इन्फेक्शन है। फिर आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, आल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट मतलब किसके अंदर क्या देखेंगे, एंटीबॉडी देखेंगे। वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है, किसी जो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। तो मतलब कि कोई पर्सन को प्रीवियस ये इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब कि ये कौन से इन्फेक्शन को बताएगा, प्रीवियस इन्फेक्शन को बताएगा कि इस पर्सन को कोरोना हुआ था। उसकी बॉडी के अंदर कौन से एंटीबॉडी मिलेंगी आपको, IgG मिलेगी या फिर IgM मिलेगी। एंड IgM क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन में बनती है ये, और ये हमारी बनती है क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है गाइस, मतलब कि किसी को एक्यूट इन्फेक्शन था
और उसकी बॉडी के अंदर कौन सी मिलेगी आपको एंटीबॉडी, IgM एंड IgG। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से जब ये चैप्टर आएगा। ओके गाइस, सो एंटीबॉडी ये कौन सा इन्फेक्शन बताते हैं, प्रीवियस इन्फेक्शन को बताते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे सीरम एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, और कर सकते हैं एस्पायरेशन कर सकते हैं, सीरम एंड एस्पायरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि कन्फर्मेटिव टेस्ट कौन सा है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद में आता है, चलो मान लो हमने टेस्ट कर लिया, फिर इसके बाद में ट्रीटमेंट क्या देंगे। ओके, ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए कुछ मेडिसिन यूज हो रही है, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन तो नहीं है ये, लेकिन कुछ मेडिसिन है जो इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट। उन मेडिसिन को देखते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, सबसे पहले तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देखते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या आता है, जैसे कि वेंटिलेटर हो गए, ऑक्सीजन थेरेपी हो गई, फ्लूइड प्रोवाइड कराएंगे। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड देंगे पेशेंट को। ठीक है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो गए। अब जो मेडिसिन कौन सी यूज करते हैं इसमें, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन कौन सी यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो ड्रग यूज की जा रही है, एंटी मलेरिया एंड एंटी HIV ड्रग इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, एंटी मलेरिया या फिर एंटी HIV ड्रग्स इसमें यूज कर रहा है। वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, वो आती है आपकी क्लोरोक्वीन कितना लेते हैं, 500 mg। ध्यान रखना, क्लोरोक्वीन टैबलेट, क्लोरोक्वीन यूज हो रही है अभी के लिए। अगर जहाँ पे ये टैबलेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कितना, 400 mg। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज हो रही है, क्लोरोक्वीन 500 mg या फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। जहाँ पे मतलब इंडिया में तो ये अवेलेबल है लेकिन बाहर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे कौन सी यूज करें, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। एंटी HIV के अंदर कौन सी आती है, लोपोनाविर। ठीक है, कितना, 400 mg, या फिर रिटोनाविर, 400 mg। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक। लोपोनाविर 400 mg या फिर रिटोनाविर 400 mg। तो ये जो ड्रग्स हैं ये दोनों काफ़ी इफेक्टिव हैं इस डिजीज के अगेंस्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने ड्रग में देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड ऐसा लेक्चर आपको अभी तक यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। जो मैंने इतना कॉम्बिनेशन बनाया है, आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन इस तरीके से कॉम्बिनेशन कहीं पे नहीं मिलेगा। और अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बनाया, बनाएगा तो मैं श्योर वो कॉपी करेगा। एंड जो आप देख रहे हैं इसको अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका, चलो हमने ट्रीटमेंट तो दे दिया। अगर इस डिजीज से प्रिवेंट ही होना हो, हमें हमारे को डिजीज ही ना हो, तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो आप भीड़ वाले इलाकों को अवॉइड कीजिए, अवॉइड क्राउड। अभी भी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप जाना मत छोड़ के, अवॉइड क्राउड्स, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है। अब जो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें या 1 मीटर की डिस्टेंस बनाए रखें, लेकिन हमें पता है डिजीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रही है, मतलब कि जो लेस देन 6 फीट की दूरी देखेंगे तो उस पर्सन के अंदर ये डिजीज हो सकती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ऐसे पर्सन से हमें दूर रहना चाहिए, कम से कम 6 फीट की दूरी हमें बनानी चाहिए। लेकिन रिसर्च चल रही है, अभी तक फाइनल इसके बारे में कह नहीं सकते। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कह रहे हैं वो लोग 3 फीट कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम 6 फीट की दूरी बना के चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेस देन 6 फीट होता है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ओके, फिर क्या होता है, हमें अपने को नोज, माउथ, इनको एंड फेस को बार बार में टच करने से अवॉइड करना है। अवॉइड नोज, माउथ एंड फेस, इनको बार बार में टच अवॉइड करना है, इनको टच करने से। टचिंग नोज, माउथ एंड
फेस। और क्या है यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, मत से लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो मैं बता रहा हूँ अभी। जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके छोटे मोटे एग्जाम लगेंगे CHO वगैरह, इनफैक्ट दिल्ली एम्स के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि करंट का जीके का चैप्टर भी है और हमारे मेडिकल के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम प्रिवेंशन देख रहे थे, 2 पॉइंट डिस्कस किया हमने, अवॉइड क्राउड, अवॉइड टचिंग फेस, माउथ एंड नोज। ठीक है गाइस, फिर बाद में क्या करते हैं हम, इसके लिए पर्सन को अगर कोई जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसको क्वारंटाइन भी किया जाता है। ठीक है गाइस, क्वारंटाइन क्या होता है, क्वारंटाइन समझते हैं एक बार। क्वारंटाइन मतलब कि क्वारंटाइन का मतलब ये होता है किसी सस्पेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर देना। ठीक है गाइस, सस्पेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करना। सस्पेक्टेड पर्सन, या फिर डेफिनेशन देके रख सकता है, पीरियड शुड बी मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 2 से 14 दिन। और ऐसे पर्सन जिसको पीरियड शुड बी मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। मतलब कि इतना पर्सन को क्वारंटाइन करो कि अगर उसको डिजीज हो तो वो पहले ही शो हो जाए। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है, और इस चीज़ को अब तो हर कोई समझ चुका है कि क्वारंटाइन क्या होता है। किसी लिटरेट पर्सन से पूछोगे तो वो बता देगा कि क्वारंटाइन क्या होता है। और क्या होता है, किसी पर्सन को एनफोर्स आइसोलेशन करना। अब किसी को मजा नहीं आता कि मैं आइसोलेट रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उन्हें आइसोलेट कर रही है क्योंकि वो चेक करने के लिए आते हैं। तो एनफोर्स आइसोलेशन, एंड ये तीनों टर्म से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि मैंने ये तीनों पूछा हुआ है इसलिए मैंने इन तीनों को लिखा है। एनफोर्स आइसोलेट करना किसी सस्पेक्टेड पर्सन को, पीरियड शुड बी मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, उसे क्या कहता है, क्वारंटाइन। कितना करते हैं यहाँ पे अपने क्वारंटाइन, 14 दिन का क्वारंटाइन करते हैं। सो यहाँ पे क्लियर है आपको। फिर सैनिटाइज की बात करते हैं, सैनिटाइज, क्योंकि प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं तो सैनिटाइज में क्या यूज करते हैं, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर के अंदर हम क्या कहते हैं, मोर देन 60% एल्कोहल हम सैनिटाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, मोर देन 60%। और क्या करेंगे, हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, एटलीस्ट 20 सेकेंड हैंड वॉशिंग करेंगे, एटलीस्ट 20 सेकेंड सैनिटाइजिंग करेंगे। वैसे तो हम 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो अपने स्प्रिट वगैरह आते हैं 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उनमें प्रेजेंट होता है। ओके, सो आपको ऑप्शन में देके रखता है मोर देन 60% अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होता है सैनिटाइजिंग। उससे हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए सैनिटाइजिंग के लिए। फिर और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो PPE किट होते हैं इनको कैसे क्या वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर है, पर कैसे क्या उनको डिस्पोज करते हैं PPE किट को। सो वो भी क्वेश्चन बनेगा, आप सुनना अच्छे से, PPE किट वाला। सारे क्वेश्चन कवर किए हैं मैंने जो इसके अंदर से बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये चीज़ें एक जगह नहीं मिलती है, और इस लेक्चर में आपको सब चीज़ें एक जगह मिल चुकी हैं। सो PPE किट को हम जैसे अब यहाँ पे इस चीज़ के लिए हम 2 बैग यूज करते हैं, येलो बैग एंड रेड बैग, येलो बैग एंड रेड बैग। येलो बैग के अंदर क्या क्या यूज करते हैं, कैप, ठीक है गाइस, कैप यूज करते हैं, N95 मास्क, गाउन, ठीक है, कैप, N95 मास्क, गाउन एंड शू कवर। सो ये हम किस में डिस्पोज करेंगे, येलो बैग के अंदर। पूछेगा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखे कि N95 मास्क को कौन से बैग के अंदर डिस्पोज किया जाता है। फिर आता है रेड बैग। अब रेड बैग के अंदर क्या क्या जो भी बच गए हमारे, रेड बैग के अंदर ग्लव्स आ गए आपका, फेस शील्ड, ठीक है, ग्लव्स, फेस शील्ड और
गॉगल्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप। रेड बैग, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, येलो बैग के अंदर क्या क्या डालेंगे एंड रेड बैग में क्या क्या डालेंगे। ओके गाइस, सो आज की क्लास अपनी यहीं पे फिनिश होगी। ठीक है गाइस, सो अगर आपको यहाँ से कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं हमने पूरे डिस्कस किए हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बीच में लिया है, क्योंकि और इसका वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सो आज की क्लास में मैंने पूरा डिस्कस किया है कैसे क्या डिजीज स्प्रेड होती है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, कितने दिन का क्या करते हैं। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।